नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है ना। द राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। द राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस, आई वुड से आईएनसी रादर, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ जो राइज है, जहां तक राइज की बात है दोस्तों, तो राइज तो बहुत सिंपल है। कैसे हुआ था राइज आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। पहले तो वो सब अंग्रेजों के टाइम पे 1885 में राइज हुआ। पहले मॉडरेट्स आए, फिर वो सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, ठीक है ना। तो वो तो राइज को पढ़ते हो। फिर गांधी जी के इसमें लीडरशिप में, गांधी जी के लीडरशिप में पीक पे चली गई कांग्रेस, ठीक है ना, गांधी जी के लीडरशिप में। और उस वजह से जो है बहुत कुछ हो गया, ठीक है। मतलब कांग्रेस की बहुत मतलब नेशनलिस्ट अप्रोच, मतलब इंडियननेस की फीलिंग कांग्रेस से जुड़ गई, ठीक है ना। इंडियननेस की फीलिंग कांग्रेस से जुड़ गई, ठीक है ना। वो राइज के टाइम की बात है, ठीक है। तो इसलिए जो है 1940 में फॉल की बात करने वाला हूं इस वीडियो में। फॉल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉल, मतलब अभी देखोगे आप रिसेंट इलेक्शंस, मतलब कांग्रेस का जो असली पतन है, ठीक है ना, 1967 से पतन शुरू हुआ। 1967 से पतन शुरू हुआ और पतन पतन जो है 2012 में पीक पे पहुंच गया, ठीक है ना। 1967 से पतन शुरू हुआ कांग्रेस का और 2012 आते आते पतन पीक पे पहुंच गया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जिससे कांग्रेस जो है डिक्लाइन हो गई, ठीक है। जो जिस पार्टी से कभी इंडियन की फीलिंग जुड़ी होती थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती थी, जो गांधी जी के विचारों की पार्टी मानी जाती थी, गांधी जी उनके मेन हीरो थे, ठीक है ना। तो ये सब होने के बावजूद कांग्रेस जो है अपने आप को बचा क्यों नहीं पाई, ठीक है। एक एक प्रकार का ये क्यों हो गया, ठीक है ना, और डिक्लाइन टाइप क्यों हो गया, ठीक है ना। तो मैं सारा का सारा चीज आपको फैक्ट्स के साथ बताने वाला हूँ। इसमें कुछ भी झूठ नहीं होने वाला है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं होने वाला है, और ना ही कांग्रेस के प्रति मेरी कोई सिंपैथी है। प्लीज सुन लो, मेरी कांग्रेस के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। मैं ये तटस्थ होकर, तटस्थ मतलब न्यूट्रल होकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपकी यूपीएससी का पार्ट है, राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। राइज तो आप सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेते हो, राइज तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लेते हो, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में फॉल आता है, तो वो यूजुअली आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। तो मैं फॉल के कारण आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। फॉल के कारण बता देता हूँ आपको, शॉर्ट में बताऊंगा। हालांकि इस पे तो पूरा 5 घंटे का 6 घंटे का लेक्चर बन सकता है, फॉल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, ठीक है ना। डिक्लाइन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो डिक्लाइन डिक्लाइन के फैक्टर्स हम समझ लेते हैं, डिक्लाइन क्यों हुई समय के साथ, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, 1947 में भारत क्या हुआ, आजाद हुआ, ठीक है। भारत आजाद, भारत आजाद हो गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब इसकी जो कमान थी, ठीक है ना, कांग्रेस की कमान जो थी गांधी जी के हाथों में थी। और जवाहरलाल नेहरू जो कि गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बहुत, हालांकि उनके डिसएग्रीमेंट्स भी थे काफी सारी चीजों को लेकर, ठीक है ना। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के काफी सारी चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट भी थे। डिसएग्रीमेंट्स कैसे थे? जवाहरलाल जो गांधी जी थे ना, वो लेफ्टिस्ट भी नहीं थे। उनके आइडियाज जो थे गांधी जी के, वो लेफ्टिस्ट भी नहीं थे, नॉर राइटिस्ट थे, ठीक है ना। लेकिन जो नेहरू थे वो लिटिल बिट लेफ्टिस्ट थे, ओके, लिटिल बिट लेफ्टिस्ट, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब सोमनाथ का, गिर सोमनाथ का मंदिर है या कौन सा मंदिर है पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर एक मंदिर की स्थापना के लिए जाना था, ठीक है ना। एक मंदिर की स्थापना के लिए जाना था। तो जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो वो उस गिर सोमनाथ का ही मंदिर है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो गिर सोमनाथ के मंदिर को स्थापना के लिए जाने के लिए राजी हो गए कि हिंदुओं का मंदिर हमको ये करना है, ठीक है, बनाना है, उसका जीर्णोद्धार करना है, ठीक है ना। और जवाहरलाल नेहरू ये बोल के राजेंद्र प्रसाद जी को मना कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोल के मना किया गिर सोमनाथ के मंदिर को लेकर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी को ये बोल के, ये थोड़े से राइटिस्ट थे लिटिल बिट, ओके, नॉट अभी अपने आज का जो राइट विंगरनेस देखते हो ना आज के जमाने का, वैसे नहीं थे वो, कट्टरवाद वाला राइट विंग नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। राइटिस्ट थे लिटिल बिट, मतलब थोड़े से हिंदू ओरिएंटेड थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। लिटिल बिट हिंदुइज्म का के प्रति उनका थोड़ा सा बायस था राजेंद्र प्रसाद जी का। तो ये थोड़े से लिटिल बिट राइट विंगर थे, ये लिटिल बिट लेफ्टिस्ट थे, और गांधी जी जो है लाइदर लेफ्टिस्ट नॉट राइटिस्ट, ठीक है ना। तो इन तीनों का आपको मैं फर्क समझाता हूँ, ठीक है, आप इनका फर्क समझो। गिर सोमनाथ का मंदिर जब उसका जीर्णोद्धार करना था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने हट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो थोड़े से राइट विंगर थे, तो हिंदुइज्म उनको थोड़ा सा पसंद था, ठीक है ना, ज्यादा पसंद था, मतलब दूसरे धर्मों के मुकाबले हिंदुइज्म थोड़ा सा ज्यादा पसंद था उनको, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। तो गिर सोमनाथ के मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए चले गए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बहुत बोला, राजेंद्र प्रसाद जी को, कि आप संवैधानिक पद वाले व्यक्ति हो, संवैधानिक पद वाले व्यक्ति हो, तो आप अगर संवैधानिक पद वाले व्यक्ति हो और आप हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वैसा दिखा रहे हो, गिर सोमनाथ मंदिर जा रहे हो, मतलब क्या, वो तो हिंदू टेंपल है ना भाई, हिंदू टेंपल है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोले कि यार तुम जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल पद के व्यक्ति हो, देश सेक्युलर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद के व्यक्ति हो, देश सेक्युलर है, और आप जा रहे हो गिर सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने, मतलब उसका इनॉग्रेशन करने। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि प्लीज मत जाइए, इससे गलत संदेश जाता है, जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो बोलेंगे कि ये हिंदुओं की पार्टी है, ये केवल हिंदुओं का ख्याल रखती है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि आप मत जाइए, ठीक है ना। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, मेरे धर्म से रिलेटेड है, ठीक है ना। पर जवाहरलाल नेहरू निराश होते रहे, वो बोले कि इससे मुस्लिम लोगों को बुरा लगेगा, इससे दूसरे क्रिश्चियन लोगों को बुरा लगेगा कि एक संवैधानिक पद का व्यक्ति केवल मंदिर के जीर्णोद्धार में जाता है, हमारे इसमें तो कभी आता नहीं, ठीक है ना। तो गांधी जी के पास गए, दोनों दोनों गांधी जी के पास गए, ठीक है ना। और फर्क सुनो, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो शायद कभी भी किसी मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए या किसी चर्च के जीर्णोद्धार के लिए कभी नहीं जाते। राजेंद्र प्रसाद जी केवल मंदिर के, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये केवल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये उनका थोड़ा सा बायस था, लिटिल बिट बायस, ऐसा आज के समय में कट्टरता वाला बायस नहीं था जो देखने को मिलता है वैसा, पर लिटिल बिट बायस था, ठीक है ना। तो वो मंदिर को पसंद करते थे। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे
कि मुझे उदासीनता चाहिए, थोड़ी सी मैं उदासीन रहना चाहता हूँ धर्म के प्रति, क्योंकि मैं सबका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये मैं दिखाता हूँ, मैं रिप्रेजेंट पूरे भारत को करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं केवल मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जा सकता। तो जवाहरलाल नेहरू न तो मंदिर, ठीक है ना, न तो मंदिर, न मस्जिद, ठीक है, न मस्जिद, न चर्च, ठीक है, तीनों के लिए नहीं, ठीक है। और ये राजेंद्र प्रसाद जी केवल मंदिर, नो मस्जिद, नो चर्च, ठीक है, उनके जीर्णोद्धार में नहीं जाते, इस टाइप के व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो तीनों के जीर्णोद्धार में नहीं जाते, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद के व्यक्ति है, तो उनको उस बात से खेद होता है कि मैं एक ही धर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर दूं, इनको इनके जीर्णोद्धार में जाऊंगा तो ये और ये नाराज होंगे, ठीक है ना, ये और ये नाराज होंगे, इनके जीर्णोद्धार में जाऊंगा, इनके मस्जिद के जीर्णोद्धार में, तो ये और ये नाराज होंगे, और इनके जीर्णोद्धार में जाऊंगा तो मस्जिद वाले और मंदिर वाले निराश होंगे, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद का व्यक्ति तो केवल एक ही धर्म की बात करता है, ठीक है ना। तो वो बोलते थे कि नहीं रे बाबा, मेरे को थोड़ी सी दूर ही अच्छा, मैं तो इस चीज से थोड़ा सा दूर ही अच्छा, ठीक है ना। तो ये हो गया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो केवल मंदिर, नो मस्जिद, नो चर्च। तो राजेंद्र प्रसाद जी इस चीज का ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे कि मैं एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ तो नजर नहीं आऊंगा, इस चीज का ख्याल नहीं रखते थे। वो थोड़े से इस टाइप के थे, मतलब वो क्या सोचते थे कि मंदिर मंदिर का अगर मैं कर रहा हूँ जीर्णोद्धार तो उसमें बुरा क्या है, मेरा हिंदुइज्म, मेरा जो हिंदू धर्म है वो तो अच्छी चीजें सिखाता है, कोई गलत थोड़ी है उसमें, उसमें किसी को बुरा लगे तो लगे, उसमें उसकी उसका लुकआउट है, उसको बुरा लगे तो लगे, वो उसका लुकआउट है, ठीक है ना, पर मैं तो अपने हिंदू धर्म के लिए मैं तो जाऊंगा, ठीक है ना, इस टाइप के थे वो। और गांधी जी के पास जब ये दोनों गए, राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू जब गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी ने बहुत ही सही सोल्यूशन समझाया उनको। गांधी जी किस टाइप के व्यक्ति थे, मंदिर यस, ठीक है ना, मस्जिद के जीर्णोद्धार में जाएंगे क्या, तो हाँ उसके लिए भी जाना चाहिए, और चर्च, जी हाँ उसके लिए भी जाना चाहिए। तो ये जब राजेंद्र प्रसाद जी और जवाहरलाल नेहरू अपने इस डिसएग्रीमेंट को लेकर गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी ने बोले मंदिर के उद्धार के लिए जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, ठीक है ना, बिल्कुल जाओ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, मतलब उसके इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना कि मन में कोई दूसरे धर्म के लिए द्वेष ना आने पाए, मन में किसी दूसरे धर्म के लिए खटास ना आने पाए, ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर में मौका मिले तो इसी एंथुजियाज्म के साथ, इसी उत्साह के साथ मस्जिद में का भी इनॉग्रेशन करना, और फ्यूचर में मौका मिले तो इसी इसी एंथुजियाज्म के साथ चर्च का भी इनॉग्रेशन करना। ये राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी जी ने सलाह दी, केवल मंदिर मंदिर मत करो, मंदिर तो आज इनॉग्रेशन हो रहा है तो आज मंदिर का कर दो, कभी फ्यूचर में चांस आएगा तो कभी मस्जिद का भी कर देना, तो सारे धर्मों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए भी नजर आ जाओगे, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो गांधी जी सर्वधर्म संभव वाले थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी सर्वधर्म संभव वाले थे, लेकिन वो लिटिल बिट बोलते थे कि नहीं यार, मैं एक के पास जाऊंगा तो दूसरे नाराज होंगे, या मैं एक के पास ज्यादा भर गया और दूसरों के पास कम भर गया तो वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना। और राजेंद्र प्रसाद जी को उतना फर्क नहीं पड़ता था, वो बोलते थे कि उनका लुकआउट है दूसरों का, दूसरे अगर गलत सोचेंगे तो उसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है ना, ऐसी बात, ये फर्क था। तो कांग्रेस में जो है बहुत सारे विचारधारा के लोग थे, मतलब, ठीक है ना। कांग्रेस में कहां से कहां तक के लोग थे बताता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हो गया एक्सट्रीम लेफ्ट। ये एक्सट्रीम लेफ्ट क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे पढ़ते हो ना इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब माओवाद, नक्सलवाद, ठीक है ना, माओइस्ट एंड नक्सलिस्ट, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है वो, ठीक है ना, माओइस्ट, नक्सलिस्ट, वो क्या होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। व्हाट इज राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसका इसका एग्जांपल क्या है, बैंड है, बैंड, बैंड पार्टीज जो बैन कर दी गई है, बैन कौन सी हुई है, कौन सी पार्टी बैन हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट वर्जन, ये जो केरला वाली कम्युनिस्ट पार्टी उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, माओइस्ट ब्रैकेट में माओइस्ट लिखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये बैंड वाले में आता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। व्हाट इज एक्सट्रीम राइट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्सट्रीम राइट, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा राइट विंग एक्सट्रीमिज्म आपका, ठीक है, जो आपको आपके सिलेबस में होने के बावजूद आपको नहीं पढ़ना है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं पढ़ना है आपको सिलेबस में होने के बावजूद, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वही कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर, ठीक है ना, बड़े बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे, मोदी जी का नाम आ जाएगा, ठीक है, अमित शाह जी का नाम आ जाएगा, वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए राइट विंग एक्सट्रीमिज्म आपके सिलेबस में होने के बावजूद भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एंटी मोदी एंटी बीजेपी फील होगा। मैंने आपको पहले कहा है कि एंटी मोदी एंटी बीजेपी तो आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आप सरकारी नौकर, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम राइट मतलब राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, इनका एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं है, सब लीगल है, आरएसएस, बीजेपी, ठीक है ना, बजरंग दल, बजरंग दल, क्या बोलते हैं, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ठीक है ना, फिर और बहुत है, सैकड़ों है, तो गौरक्षा समिति, ठीक है ना, वो एक्सट्रीम राइट वाले हो गए। सेंट्रिस्ट, ठीक है, सेंट्रिस्ट, ये हो गया सेंट्रिस्ट, यहाँ आपकी लाई करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। शिवसेना कहाँ है, तो शिवसेना आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये शिवसेना है। फिर बाकी पार्टियों का की कोई आइडियोलॉजी है नहीं वैसे, ठीक है ना। आपको समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है वो तो आज तक समझ में नहीं आई, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी, ये मैं किसी बायस के कारण नहीं बोल रहा हूँ, सच अनबायसली सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी कभी मंदिर की बात कर देती है, कभी महात्मा फुले की बात कर देती है, दोनों विरोधाभासी बातें हैं, ठीक है ना। कभी आप मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करते हो, कभी आप महात्मा फुले की बात करते हो। तो समाजवादी पार्टी की कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी नहीं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी वैरी कर सकती है, ठीक है ना। तो कभी कभी यहाँ मिलेंगे, कभी यहाँ मिलेंगे, कभी यहाँ मिलेंगे समाजवादी पार्टी वाले, कभी यहाँ मिलेंगे, कभी यहाँ मिलेंगे, कभी यहाँ मिलेंगे, कभी यहाँ, कभी इधर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। पर इतना पक्का है कि समाजवादी पार्टी वाले यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, इधर नहीं मिलेंगे और इधर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। कभी कभी शिवसेना जो है, कभी कभी शिवसेना इधर आ सकती है एक्सट्रीम राइट में, कभी कभी शिवसेना एक आध बार एक्सट्रीम राइट में जा सकती है, जैसे सावरकर को लेकर जो शिवसेना के व्यूज है, अभी रिसेंटली जो राहुल गांधी ने कहा था सावरकर की सच्चाई बताई थी, तो शिवसेना को पसंद नहीं आई थी वो बात, ठीक है ना। तो शिवसेना ने टोका था राहुल गांधी को, ठीक है ना, उस चीज के लिए। हालांकि राहुल गांधी सच कह रहा था, माफी भी सावरकर की बात उसने सच कही थी, बिल्कुल सच है वो, पर ये तो राइट विंगर्स तो मानते नहीं इस बात को, वो एग्री नहीं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री होने के बावजूद, सबूत होने के बावजूद, आर्काइव्स म्यूजियम में सारे सबूत होने के बावजूद 100 खत लिखे गए हैं माफी के, 100 खत लिखे गए अंग्रेजों को माफी के कि मैं आपके लिए वफादार रहूंगा, मैं आपके लिए वफादार रहूंगा, क्योंकि 100 बार खत लिखा है उसने। फिर भी शिवसेना और बीजेपी तो मानते नहीं इस बात को, ठीक है ना। तो शिवसेना जो है कभी कभी इधर चली जाती है एक्सट्रीम राइट में,
तो ये तो उद्धव ठाकरे के कारण यहाँ आई है, ठीक है ना, उद्धव ठाकरे के कारण यहाँ आई है, लेकिन एक्चुअल में बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे यहाँ थी, यहाँ मतलब वायलेंस वगैरह तक चली जाती थी, ठीक है ना, बाला साहेब ठाकरे के समय एक्सट्रीम राइट थी, एक्सट्रीम राइट, ठीक है ना, अभी शिवसेना इधर आई है यहाँ पे, वो भी उसके कारण, उद्धव ठाकरे के कारण, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा उतना कट्टरवाद में विश्वास नहीं रखता उद्धव ठाकरे, ठीक है ना, इसलिए आई है यहाँ पे, ठीक है। और ये सेंट्रिस्ट है आपकी आईएनसी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना, अगर तुम इंडिविजुअल नेता को देखोगे, इंडिविजुअल नेताओं को देखोगे, मतलब 1947 के, आज की नहीं, आज की नहीं, ठीक है ना, 1947 के इंडिविजुअल नेताओं को देखोगे तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक के लाया करते थे, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लाया करते थे, इतने भी इधर नहीं जाते थे, इतने भी नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है ना, फिर आपके गांधी जी यहाँ थे और जवाहरलाल नेहरू यहाँ थे, ठीक है ना, इस टाइप से, समझ में आई बात मेरी। सो ये सब मैं आपको क्यों बताया दोस्तों, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि कांग्रेस का पतन क्यों हुआ। अब देखो 1947 में भारत आजाद हुआ और दो देश बन गए भारत के, उस समय बांग्लादेश नहीं आया था, पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया। तो अनडिवाइडेड इंडिया का जो सपना था गांधी जी का और कांग्रेस का, अनडिवाइडेड इंडिया का जो सपना था वो गया, तेल लेने चला गया वो सपना। क्यों गया वो तेल लेने, सपना क्यों तेल लेने गया, क्योंकि 1930 से ही ये एक मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी थी जिन्ना की, मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी थी जिन्ना की, वो 1930 से ही मुस्लिम का अपीसमेंट कर रही थी, ठीक है ना, वो 1930 से ही मुस्लिम का अपीसमेंट कर रही थी, 1930 से ही। और ये जो मुस्लिम अपीसमेंट की जो अंगार है, जो ये जो आग है मुस्लिम अपीसमेंट की जो आग है, मुस्लिम लीग को जो सुलगाई किसने थी, ये ब्रिटिशर्स ने सुलगाई थी, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने सुलगाई थी आग, चिंगारी जो है, ये वाली माचिस की जो चिंगारी है, ये लगाई थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना, मुस्लिम लीग को। और मुस्लिम का अपीसमेंट करते करते जो पाकिस्तान के मुस्लिम से आज कट्टर है, आप देखो ना, इंडिया के मुस्लिम्स को देखो और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को देखो, आपको एक जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा दोस्तों, दोनों प्रकार के मुस्लिम्स में एक जमीन आसमान का अंतर है। जो भारत का मुस्लिम है वो कट्टर नहीं है, ठीक है ना, जो भारत का मुस्लिम है वो कट्टर नहीं है, और जो पाकिस्तान का मुस्लिम है वो बहुत कट्टर है, ठीक है ना। आपको ये इस चीज से अंदाजा लगा इसका कि जो आईसिस नाम का जो आतंकवादी संगठन है, आईसिस नाम का जो आतंकवादी संगठन है, वो उसके बारे में डाटा जो है अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने निकाली है। आईसिस नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अमेरिका के संगठन ने निकाला, एनजीओ ने, और अमेरिका के एनजीओ ने ये पाया कि इंडिया के जो आईसिस का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पे तो बैन रहेगा, तो वीपीएन लगा के जो लोकेशन चेंज करके जो सोशल मीडिया यूज करता है आईसिस का, जो खुद का है, खुद का बनाया हुआ आतंकवादी गतिविधि का सोशल मीडिया, ठीक है ना, उसमें ये पाया गया है कि जो इंडिया के मुस्लिम्स को जब जहर इंडिया के मुस्लिम्स को परोसते हैं और वही जहर जब पाकिस्तान के मुस्लिम्स को परोसते हैं, तो पाकिस्तान के मुस्लिम हिंसक हो जाते हैं और भारत के मुस्लिम हिंसक नहीं होते, वो उस चीज को खारिज करते हैं, पसंद नहीं करते, ठीक है ना। ये पाया गया एनजीओ की स्टडी में, यूएसए के एनजीओ की स्टडी में जो आईसीस के ऊपर हुई, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या कारण है, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के पीछे मुस्लिम लीग का हाथ था, मुस्लिम लीग मुस्लिम अपीसमेंट में मानता था और ये कट्टरवाद की तरफ जाने वाली बात थी, कट्टरवाद, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो इंडिया में रहे, जो मुस्लिम इंडिया में रहे वो कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे, ऑब्वियसली, ठीक है ना। जो भी मुस्लिम इंडिया में रहे वो नेचुरली कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे, और जो पाकिस्तान चले गए वो जिन्ना के समर्थक रहे होंगे, ठीक है ना। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इंडिया में मुस्लिम्स की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं। इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जिन्ना का वोट बेस, जिन्ना का मुस्लिम वोट बेस भी इससे कम था कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक से, ठीक है ना। तो यही कारण है कि पाकिस्तान कट्टर देश है और भारत नहीं है, भारत के मुसलमान कट्टर नहीं है और पाकिस्तान के मुसलमान कट्टर है, इसी के पीछे वही कारण है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम जो है वो जिन्ना के सपोर्टर थे, वो कट्टर थे, कट्टर पॉलिटिकल विचारधारा के थे, तो कट्टरवाद की तरफ थे, और इंडिया के जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस के समर्थक थे, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। तो 1930s में ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम अपीसमेंट कर करके पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाए, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए, ये सब करते करते मुस्लिम का अपीसमेंट किया बहुत ज्यादा भयानक वाला, ठीक है ना। और ये भयानक अपीसमेंट के चलते, ये भयानक वाला मुस्लिम अपीसमेंट जो चल रहा था, इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, इसके, हाँ, और मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, ठीक है ना, कि आपके जो ये थे बी आर अम्बेडकर जी जो थे, ठीक है, आपके जो बी आर अम्बेडकर जी थे वो जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा लेफ्टिस्ट थे, यहाँ आते थे, ठीक है ना, बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम, तो यही कारण है कि भारत के मुसलमान कट्टर नहीं और पाकिस्तान के मुसलमान कट्टर है, ठीक है ना, क्योंकि, और तुम ये चीज आज भी भारत में देख सकते हो, आज भारत में हिंदुत्व ग्रुप्स है, हिंदुत्व ग्रुप्स है ना भाई भारत में देखो जैसे पाकिस्तान, अब देखो तुमको पता चलेगा कि जो कट्टर मुस्लिम्स है वो तो क्या हो गए, पाकिस्तान चले गए, जो कट्टर मुस्लिम्स थे, हालांकि ये पूरा परफेक्ट फिल्टर नहीं था, परफेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि 99% फिल्ट्रेशन हो गया था, मतलब जो कट्टर मुसलमान थे वो भारत को छोड़ दिए थे, जो भारत से प्यार करते थे वो मुसलमान भारत में रहे, ठीक है ना, ये तो बात सीधी है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत से प्यार करते थे वो मुस्लिम भारत में रहे, ठीक है ना, ये हो गई बात। यही आज ये इंडिया में भी है आज, ठीक है ना, इंडिया में ये हिंदुओं पे भी लागू होती है, ठीक है ना, इन हिंदूज आल्सो, दिस अप्लाइज टू हिंदूज आल्सो। हाउ डज इट अप्लाई टू हिंदूज, आप बीजेपी बीजेपी आरएसएस, ठीक है ना, वीएचपी, बजरंग दल, ठीक है, गौ रक्षा समिति, ठीक है ना, इन एक्सेट्रा, मतलब कुकुरमुत्तों की तरह ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, हिंदुत्ववादी जो ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म एक रिलीजन है, ठीक है ना, हिंदुइज्म एक रिलीजन है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर अलग से 2 घंटे का लेक्चर बन सकता है कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में क्या फर्क है, ठीक है ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क दोनों, दोनों इक्वल नहीं है। जो बीजेपी परस्ती है, बीजेपी आरएसएस जो परस्ते हैं ना आपके थाली में कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म बराबर है, एक ही चीज है, गलत परस्ते हैं। आप अगर सावरकर की किताब पढ़ोगे, ठीक है ना, सावरकर की किताब पढ़ोगे कि हिंदुत्व क्या होता है, तो उन्होंने अपनी किताब में पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, सावरकर जी ने उस किताब में, जी क्यों बोल रहा हूँ मैं, सावरकर बोलना चाहिए, तो सावरकर ने सीधे सीधे कहा है उस किताब में कि हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कहा है सावरकर ने, ठीक है ना। तो जो जो चीज
तो पाकिस्तान और इंडिया नाम के दो टुकड़े बनते ही कट्टर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, मतलब फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, कट्टर मुसलमान पाकिस्तान चले गए और नॉन कट्टर कांग्रेसी समर्थक मुसलमान भारत में रह गए। ये हो गया, ठीक है ना। अब जो इंडिया में हिंदूज में भी ये चीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, बीजेपी आरएसएस बजरंग दल, ये गौरक्षा समिति, ये जितनी भी है, ठीक है ना, ये हिंदू अपीसमेंट करते हैं, ये हिंदू अपीसमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया था, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया था, तो दैट वाज काइंड ऑफ हिंदू अपीसमेंट। ये सब बातें इसलिए डिस्कस करनी पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि क्या बोलते हैं, इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। हालांकि आप जब आंसर राइटिंग में लिखोगे, जब आप आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें लिखोगे, तो आपको राजनीतिक उतना राजनीतिक नहीं होना है। देखो कांग्रेस को जितना क्रिटिसाइज कर सकते हो उतना करो, पर एकदम ऐसा राजनीतिक होने की जरूरत नहीं है उसमें, बीजेपी की बढ़ाई करने की जरूरत नहीं। जैसे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स पे उसने कभी कुछ पूछ लिया, तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस इन इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करते समय इस चीज का विशेष ख्याल रखो कि कांग्रेस को एकदम नीचा मत दिखाओ, एकदम नीचा मत दिखाओ, उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करो कि हाँ ये कारण थे जिसकी वजह से करप्शन को कर्व नहीं कर पाए, ये सारी चीजें बताओ, ठीक है ना। उसका झंडा लेने की जरूरत नहीं है हमको। और वो जो है क्या बोलते हैं बीजेपी, उस ऐसा मत करो कि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस को डिस्क्राइब करते समय बीजेपी की तारीफ कर रहे हो, ऐसा मत करो। आप राजनीतिक आंसर नहीं लिख सकते, वो तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स आपके सिलेबस में है, वो स्कॉलरली आर्टिकल है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वहां डिस्कस कर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हिंदूज में भी ये चीज देखने को मिलती है कि हिंदू अपीसमेंट वाले, तो ये पार्टीज के सपोर्टर जितने भी हिंदू है, ठीक है ना, वो कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू, ठीक है ना। और जो आईएनसी के समर्थक, ठीक है ना, या टीएमसी के समर्थक हिंदू, बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं बताऊं, बीजेपी आरएसएस इनको छोड़ के और क्या बताऊं मैं, ठीक है ना। शिवसेना के हिंदू यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो सॉफ्ट शिवसेना वाले जो हिंदू है ना, शिवसेना वाले जो हिंदू है वो सॉफ्ट कट्टर है, ठीक है ना। कट्टर तो वो भी है, बट सॉफ्ट कट्टर है वो, ठीक है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व बोलते हैं उसको, सॉफ्ट कट्टर, ठीक है। शिवसेना वाले सॉफ्ट कट्टर है, वो यहाँ नहीं आएंगे। आईएनसी, टीएमसी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, ठीक है ना, समाजवादी पार्टी, बीएसपी वाले हिंदू, ठीक है, और भी बहुत सारी पार्टियां, जेडीयू, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो है, ये हिंदू हिंदू तो ये भी है, ये भी भगवान की पूजा करते होगे, ये सब अर्चना करते होगे, हिंदू तो ये भी है, लेकिन ये कट्टर नहीं है, ठीक है ना, कट्टर नहीं है हिंदू, ठीक है, कट्टर नहीं वाले हिंदू, मतलब सर्वधर्म संभव वाले हिंदू है, ठीक है ना। हिंदू अपीसमेंट क्या का एग्जांपल, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को 7 रेपिस्ट डिक्लेयर हुआ था बिल्किस बानो का, उन 7 रेपिस्टों को गृह मंत्रालय ने यानी होम मिनिस्ट्री ने छोड़ दिया, ठीक है ना। ये है, ठीक है, तो वो हिंदू अपीसमेंट है एक प्रकार का, ठीक है ना। अभी वो सारा चीजें डिस्कस करूंगा डिटेल में, एक सेशन एंड होते होते आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बट ये इस टाइप के दो है, दो प्रकार के हिंदू है। तो अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मुस्लिम है, तो कट्टर मुस्लिम का तो आपने छाननी करके पाकिस्तान बन गया, ठीक है ना, जिन्ना की जीत के कारण। मान लो ये फनल है, ये फनल है मान लो, ठीक है ना, इसमें चाय डाली, तो चाय पत्ती यहाँ जमा हो गई, तो ये जो है पाकिस्तान है, ठीक है ना। और जो चाय है ये नीचे आ गई, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कट्टर कट्टर मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, देशभक्त मुस्लिम भारत में रह गए, ठीक है ना। अब मुस्लिम तो निर्विवादित है, मुस्लिम निर्विवादित हो गए, भारत के मुस्लिम क्या हो गए, सेक्युलर हो गए। भारतीय मुस्लिम जो है क्या हो गए, सेक्युलर हो गए, ठीक है ना। भारत के मुस्लिम जो है सेक्युलर हो गए। लेकिन लेकिन आप बताओ मुझे, हिंदू कट्टर हिंदू बोलते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, है कि नहीं। अब देखो मुस्लिम की तो छटनी हो गई, मुस्लिम की छटनी हो गई पाकिस्तान बन के, ठीक है ना, वो तो सरहद के उस पार चले गए कट्टर मुसलमान। अब कट्टर हिंदू और नॉन कट्टर हिंदू में सारा का सारा क्लैश है, ठीक है ना। सारा का सारा जो क्लैश है ना, सारा का सारा जो क्लैश है राजनीति में जितना भी क्लैश है, ठीक है, जितनी भी क्लैशेस है, जितनी भी लड़ाई है, वो कट्टर हिंदू और नॉन कट्टर हिंदुओं के बीच में। तो यहीं से कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू होता है, यही है ग्राउंड, यही है ग्राउंड, ठीक है ना, यही है ग्राउंड कांग्रेस के डिक्लाइन का, ठीक है, यही है ग्राउंड कांग्रेस के डिक्लाइन का। तो आगे की कहानी मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में मतलब इसी एपिसोड को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में इसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ओके। तो मैंने तो आपको ग्राउंड बता दिया कि कांग्रेस की डिक्लाइन का ग्राउंड कहां से शुरू होता है, ठीक है ना। तो सारी की सारी राजनीतिक लड़ाई जो है, सारी की सारी राजनीतिक लड़ाई किसके बीच में है, हिंदू बनाम मुसलमान तो है ही नहीं, ठीक है ना, हिंदू बनाम मुसलमान है ही नहीं ये लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई है कट्टर हिंदू वर्सेस सहिष्णु, ठीक है ना, सहिष्णु हिंदू। क्योंकि मुस्लिम तो हार्डली कितने हैं, मुस्लिम आर हार्डली 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। मुस्लिम कितने हैं भाई, देश की जनसंख्या में 14% है, तो उनका वोट तो वैसे भी उतना ये नहीं कर सकता, इंपैक्ट नहीं कर सकता रिजल्ट्स को। मुस्लिम 14% है भाई इंडिया की पॉपुलेशन में, तो उनका जो वोट देंगे वो उतना इंपैक्ट नहीं कर पाएगा इलेक्शन रिजल्ट्स को, ठीक है ना। तो ये राजनीतिक लड़ाई है किसके बीच में थे, कट्टर हिंदू, मतलब एक तरफ हो गया कट्टर हिंदू और एक तरफ हो गया सेक्युलर हिंदू, इनके बीच में ये लड़ाई है, ठीक है ना। यहीं से शुरू होता है खेल कांग्रेस के डिक्लाइन का। 1947 से लेके 1962 तक जवाहरलाल नेहरू जी के प्रेजेंस में कांग्रेस चली, लेकिन बहुत अच्छे से चली, लेकिन कुछ फेलियर्स भी रहे, कुछ उपलब्धियां भी रही, ठीक है ना। मैं आपको ये चीज तो बता चुका हूं कि क्यों सिंगापुर समान नहीं बना पाए जवाहरलाल नेहरू या कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री भारत को सिंगापुर समान क्यों नहीं बना पाए, इसके पीछे मैं ऑलरेडी रीजन बता चुका, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसमें किसी पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर का दोष नहीं है, यहाँ पे इवन तुम इसको भी उठा के बिठा दोगे, ठीक है ना, किसी को भी, जो देश पूरे दुनिया का जो प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर में था उसी को समझो यहाँ इंडिया में बिठा दोगे तो उतना प्रगति नहीं करवा पाएगा जितना सिंगापुर में करवा पाया, ठीक है ना। ये भारत की खासियत है, ठीक है। तो 1947 से 1962 जवाहरलाल नेहरू जो थे ये लोगों के फेवरेट थे, जवाहरलाल नेहरू चूंकि लोगों के फेवरेट थे, इसलिए जो है इनका तो
चली, ठीक है ना, इनकी चली। पर 1962 में इंडिया चाइनीज वॉर हो गया, ठीक है, 1962 में इंडो चाइनीज वॉर हो गया और पंचशील और ये सब चीजों का वायलेशन कर दिया चाइना ने। चाइना ने एग्रेसिव, इंडिया ने बोला था कि हम नॉन एग्रेशन रखेंगे, चाइना ने एग्रेसिव बिहेवियर शुरू कर दिया। तो नेहरू जी की यहाँ से पॉपुलरिटी डिक्लाइन हो गई कि चाइना वॉर को टैकल करने में पॉपुलरिटी ऑफ नेहरू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इंडो चाइना वॉर, ठीक है ना। उस वजह से जवाहरलाल नेहरू जो है दुखी हो गए, ठीक है ना, दुखी हो गए उस वजह से, और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई उस चक्कर में, ठीक है ना। हालांकि हार्ट अटैक से उनकी मौत अगर नहीं भी होती तो उनका असेसिनेशन हो जाता। क्यों असेसिनेशन हो जाता? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की हत्या करने की 4 बार कोशिश की गई थी, ठीक है ना, चारों अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल थे, ठीक है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे, चार चार बार, फोर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थे जवाहरलाल नेहरू के हत्या के, ठीक है। तो देखो, नेहरू गांधी फैमिली की अगर बात करें, जो कांग्रेस की रूलर है, ठीक है ना, कांग्रेस को चलाती है नेहरू गांधी फैमिली। तो नेहरू गांधी फैमिली का फैमिली ट्री एक बार फिर ड्रॉ कर देते हैं, ये एक किसी एक दो एपिसोड में मैंने बताया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू आते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा भाई? जवाहरलाल नेहरू के बाद आती है कौन आएगी? इंदिरा गांधी आएगी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को सरनेम गांधी कैसे मिली उस पर नहीं जाने वाला, मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में आते हैं संजय गांधी, ठीक है ना। उसके बाद में कौन आता है? राजीव गांधी। मतलब ये कांग्रेस पार्टी में जो है और जो जो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस की उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद में कौन आती है? सोनिया गांधी। और फिर लास्ट में कौन आते हैं? राहुल एंड प्रियंका, ठीक है ना, राहुल एंड प्रियंका लास्ट में। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया? डिस्कस मैंने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस के पतन के पीछे ये नेहरू गांधी फैमिली भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये तो फ्रीडम फाइटर थे, तो इनका तो हक अधिकार था देश को रूल करने पे, ठीक है ना, फ्रीडम फाइटर थे ना ये। लेकिन जो दूसरी कांग्रेस की जो अदर जो पार्टीज है जो कांग्रेस को पसंद नहीं करती, वो ये एलिगेशन लगाती है कि नेहरू गांधी फैमिली के बाहर कभी लीडरशिप गई नहीं, हमेशा मुख्य चेहरा नेहरू गांधी फैमिली ही क्यों है, ठीक है, नेहरू गांधी फैमिली ही क्यों मुख्य चेहरा है हमेशा। तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का लांछन लगाती है दूसरी पार्टियां, ठीक है ना। लेकिन इसका सच क्या है? सच यह है कि सेक्युलरिज्म पे कांग्रेस को कायम रहना है, ठीक है ना, सेक्युलरिज्म पे कांग्रेस को कायम रहना है। चूंकि नेहरू गांधी फैमिली चूंकि नेहरू गांधी फैमिली जो है वह, ठीक है ना, वह सेक्युलरिज्म को स्टिक करती है हर हाल में। इसीलिए इसलिए कांग्रेस का कोई नॉन नेहरू गांधी फैमिली पर्सन मुख्य चेहरा नहीं बना, ठीक है ना, इसलिए नहीं बना क्योंकि जो कांग्रेस के जो ये जो फैमिली नेहरू गांधी फैमिली, ये हमेशा सेक्युलरिज्म के साथ कभी इन्होंने समझौता नहीं किया है। आज तक सेक्युलरिज्म के साथ इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। इसलिए इन लोग हमेशा कांग्रेस के प्रेसिडेंट या कुछ पावरफुल पोजीशन में या मुख्य चेहरे के रूप में रहे, ठीक है ना। लेकिन जो इनका अपोजिट दल है वो बोलता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो कांग्रेस की गलती कहाँ है? ये कांग्रेस के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलते हैं इसको परिवारवाद, ठीक है ना, परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद बोलते हैं इसको। अब ये परिवारवाद जो है ये बीजेपी को दिख रहा है राहुल गांधी के केस में, राहुल गांधी के केस में तो दिख रहा है परिवारवाद। लेकिन अपनी ही पार्टी के मेनका गांधी जो कि संजय गांधी की वाइफ है। मेनका गांधी कौन है? संजय गांधी की वाइफ है, जो स्वर्गीय संजय गांधी की। मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ है। मोदी जी बोलते हैं ना कि परिवारवाद है कांग्रेस में। तो एक बात बताइए कि आपने अपने बीजेपी में वरुण गांधी को रखा है। वरुण गांधी कौन है? संजय गांधी का बेटा है, ठीक है ना। और मेनका गांधी कौन है? संजय गांधी की वाइफ है। तो आपने तो नेहरू गांधी फैमिली के दो लोगों को, क्योंकि वो कट्टर विचारधारा के थे, इसलिए आप नेहरू गांधी फैमिली के दो लोगों को रखिए अपनी पार्टी में, वरुण गांधी और मेनका गांधी को, तब वो परिवारवाद नहीं हुआ। और जब कांग्रेस में वो प्रेसिडेंट है तो वो परिवारवाद हो गया, ठीक है ना। तो कांग्रेस इस चीज को बिल्कुल डिफेंड करने में नाकाम है। कांग्रेस क्यों डिक्लाइन हुई? कि ये जो अपोजिशन का जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जो लांछन है, मैंने कैसे धाराशाही कर दिया? मैंने धाराशाही कर दिया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का लांछन। लेकिन कांग्रेस इस चीज को काउंटर नहीं कर पाती कभी, कभी इस चीज को कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाती। और इसलिए समय के साथ कांग्रेस का वोट बैंक माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, ठीक है ना। और एक कारण बताता हूँ इनके डिक्लाइन का, ठीक है ना। इन लोग प्रचार नहीं करते कुछ भी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, शायद ही आपको मेरे बताने के बाद में पता चला होगा कि चार चार बार इनको अटेम्प्ट, मर्डर का अटेम्प्ट हुआ है, मतलब 4 बार असेसिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है ना, 4 असेसिनेशन अटेम्प्ट्स। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था, ये भी पता है। और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, ठीक है ना, ये तो बहुत क्लोज लोग थे, ठीक है ना। तो गांधी जी जो है उनकी उनकी हत्या किसने की? नथुराम गोडसे नाम के एक उग्र हिंदुत्ववादी ने, ठीक है ना, वो आरएसएस का व्यक्ति था नथुराम गोडसे, ठीक है ना। तो गांधी जी की हत्या किसने की? नथुराम गोडसे ने की, ठीक है। मतलब गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी भी नेहरू गांधी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। गांधी जी की हत्या किसने की? नथुराम गोडसे ने की। जवाहरलाल नेहरू के 4 बार असेसिनेशन के अटेम्प्ट हुए, अटेम्प्ट, ठीक है ना, अटेम्प्ट हुए, और फाइनली वो हार्ट अटैक से टपक ही गए, ठीक है ना, मतलब वो भी पूरी जिंदगी नहीं जिए। फिर इंदिरा गांधी, वो भी पूरी जिंदगी नहीं जी, पूरी जिंदगी वो भी नहीं जी, ठीक है। फिर जो है संजय गांधी, वो प्लेन प्लेन क्रैश में मारा गया, ठीक है, वो भी पूरी जिंदगी नहीं जिया, प्लेन क्रैश में मारा गया। उसमें भी कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती थी, प्लेन में जानबूझ के गड़बड़ी लाई गई, वो पॉसिबल है। संजय गांधी का, राजीव गांधी की भी हत्या हो गई, एनटीटी ने कर दी, ठीक है। अब देखो यार, इसके बाद में जो है सोनिया और राहुल और प्रियंका बचते हैं, ठीक है ना, जो सबसे रिसेंट जनरेशन है, ठीक है।
इनमें इनमें उतनी पॉलिटिक्स लड़ने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना। ये इनको सिर्फ देश चलाना आता है, सोनिया और प्रियंका को राजनीति बिल्कुल नहीं आती। तो इनका तो असेसिनेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इनका असेसिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी है इनके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी है इनका असेसिनेशन करने, कैरेक्टर असेसिनेशन करने के लिए। लेकिन इनका सबका असेसिनेशन हुआ। तुमने कभी कांग्रेस को देखा भी है कि इनके बारे में कभी चर्चा करते देखा भी है कि हमारे पूर्वजों की लाइन से हत्या हुई है? ये कभी इन्होंने चर्चा की, कभी बात की, कभी किसी को बताया? नहीं बताया, ना ही इसकी वाहवाही लूटी, ठीक है ना। तो कांग्रेस का वोट बैंक प्लस कैसे होगा? प्लस कैसे होगा भाई वोट बैंक कांग्रेस का, ठीक है ना। तो एथिक्स पे चलोगे, भारत की राजनीति में एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। एथिक्स को जो तिलांजलि देगा वही भारत की राजनीति में जीत सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने एथिक्स को तिलांजलि दी थी। कब तिलांजलि दी थी? कुछ देर के लिए, 2 साल के लिए, 1975 से 1977 इंदिरा गांधी ने क्या की थी? इमरजेंसी लगाई थी, जो कि अनएथिकल था, ठीक है ना। और अनएथिकल क्यों हुई थी इंदिरा गांधी, उसके बारे में इंदिरा गांधी को पता है क्यों अनएथिकल। यूजुअली एथिकल नेहरू गांधी, कांग्रेस एथिकल नहीं है। कांग्रेस ऐसा पूरा का पूरा संगठन, कांग्रेस को देखो तो सारे लोग मिला के तो वो एथिकल नहीं है पूरे के पूरे लोग। काफी सारे भ्रष्ट लोग भी है कांग्रेस में, काफी सारे एथिकल लोग भी है कांग्रेस में। लेकिन नेहरू गांधी फैमिली की अगर बात करें तो ज्यादातर हमेशा एथिकल ही रहे हैं इन लोग। नेहरू गांधी फैमिली यूजुअली एथिकल ही रही है, ठीक है ना। तो 1975 से 77 इंदिरा गांधी जो थी उसने अनएथिकल काम कर दिया इमरजेंसी लगा के। तो वोट बैंक उल्टा माइनस हो गया। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि लोगों ने बोले कि इतने इतने ही अगर एथिक्स की बात करते हो, इतनी तानाशाही की चिंता है तो तुमने तानाशाही क्यों लगाई 2 साल इमरजेंसी लगा के, ठीक है ना। इतनी ही एथिक्स कर रहे हो तो 2 साल इमरजेंसी क्यों लगाई? और कांग्रेस इसका खंडन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। आईएनसी इज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे ये वाले क्वेश्चन को तो मैंने तानाशाही कर दिया था, कौन से क्वेश्चन को? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के। अरे भाई वरुण गांधी, मेनका गांधी भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्टी, वो बीजेपी में करके तुम उनके लिए चुप रहते हो, और राहुल सोनिया के लिए तुम्हारे मुंह से डायनेस्टिक निकलता है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इसको तो मैंने तनाशाही कर दिया, लेकिन इसको कोई कौन तनाशाही करेगा भाई? इसको कौन तनाशाही करेगा कि 1975 से 1977 के बीच में तुमने अनएथिकल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बदलाव किए थे जो खिलवाड़ लग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ठीक है ना। तो ये तो अनएथिकल बात हो गई, ठीक है ना। ये तो अनएथिकल बात हो गई। इससे तो और माइनस हो गया कांग्रेस का वोट बैंक, क्योंकि कांग्रेस को काफी सारे लोग इसलिए वोट देते थे क्योंकि एथिकल नेहरू गांधी फैमिली एथिक्स पे चलने वाली फैमिली है, ठीक है ना। एथिक्स पे चलने वाली फैमिली है तो कांग्रेस वोट देता था उसको, नेहरू गांधी फैमिली के कारण। लेकिन जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देखा उसने तो वो वाला वोट बैंक भी चला गया, ठीक है ना। पहला वोट बैंक तो कट्टर हिंदुओं का चला गया जो बीजेपी आरएसएस ले गई। दूसरा वोट बैंक चलेगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो एथिकल तो तुम एथिकल होने का ढिंडोरा तो नहीं पीटते, लेकिन एथिकल वो ऐसा हम सोचे भी अगर तो इमरजेंसी का लंबा लगता है, ठीक है ना। इसको काउंटर नहीं कर पाती कांग्रेस, इमरजेंसी क्यों लगाई थी इसके बारे में कोई उनके पास प्रॉपर रीजन नहीं है, इसको काउंटर नहीं कर पाती। और इसके पास मेरे पास रीजन नहीं है कि यूजुअली 98-99% में 98-99% केसेस में एथिकल रहने वाला नेहरू गांधी फैमिली, 98-99% केसेस में एथिकल रहने वाली नेहरू गांधी फैमिली इसमें अनएथिकल कैसे हो गई? इमरजेंसी लगाते वक्त अनएथिकल कैसे हो गई? ये सवाल तो मेरे मन में भी है। ये मुझे कांग्रेस से पूछना भी था, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है और कांग्रेस इसको जवाब दे भी नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये काउंटर नहीं कर पाती, यहाँ से वोट बैंक माइनस हुआ। तो पहला वोट बैंक तो कट्टर हिंदुओं का माइनस हुआ। दूसरा वोट बैंक कौन माइनस हो गया? जो एथिक्स के नाम पे वोट देता था। तीसरा वोट बैंक कौन माइनस हुआ? जो रीजनल पार्टीज जो कास्ट के नाम पे वोट देते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम्स वोट देते हैं, और यादव वोट देते हैं यूजुअली ज्यादातर, ठीक है ना। क्योंकि अखिलेश यादव खुद यादव है तो यादव लोग वोट देते हैं अखिलेश यादव को। और मुस्लिम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि बीजेपी उनका अस्तित्व खत्म करने पे तुली है, बीजेपी मुस्लिम का अस्तित्व खत्म करने पे तुली है, तो उनको बहुत डर लगता है बीजेपी से कि हमको गुंडागर्दी करके मार देंगे, तो इसलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। कांग्रेस को देने पड़ता है क्योंकि कांग्रेस जो है ऑलरेडी कांग्रेस माइनस जा चुकी है, और कांग्रेस को वोट देंगे तो माइनॉरिटी पार्टी को वोट क्यों देंगे हम? उससे अच्छा समाजवादी पार्टी को बहुमत से ला दो तो मुस्लिम एकजुट हो जाता है और समाजवादी पार्टी को वोट देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में नहीं आ पाती वो बात अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक विश्वास तो जगह देती है मुस्लिम में कि जीत के आ सकती है। तो यहाँ से मुस्लिम का वोट बैंक भी माइनस हो गया कांग्रेस से, ठीक है ना। यादव का माइनस हुआ, मुस्लिम का माइनस हुआ, ठीक है ना। फिर और वोट बैंक माइनस होता है, कैसे होता है वोट बैंक माइनस? वो सुनो, ठीक है ना। 2011-12 की बात है, ठीक है ना। उस समय मीडिया को कभी कंट्रोल नहीं किया कांग्रेस ने, सच्चाई है कि मीडिया को कंट्रोल नहीं किया कांग्रेस ने कभी, ठीक है ना। और किया सिर्फ इमरजेंसी के समय किया था, और वो भयानक किया था 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी को भयानक कंट्रोल किया था कांग्रेस की सरकार ने, ठीक है ना। उसके अलावा किसी भी कार्यकाल में मीडिया को इतना कंट्रोल कांग्रेस ने कभी नहीं किया, ये सच्चाई है। किसी को पसंद नहीं आए तो उसकी गलती हो, उसके बायस की गलती हो, ठीक है ना। तो 2010 से लेकर 2014 ये स्वर्णकाल था पत्रकारिता का, ठीक है ना। अब कांग्रेस को वोट बैंक कैसे माइनस हुआ? वो सुनो, उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए, ठीक है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई तो करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे जो पहले नहीं आते थे, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आने से बहुत सारे द्वार खुल गए, तो करप्शन स्कैंडल सामने आने लगे तो क्या हुआ? लोगों में मिसकंसेप्शन बन गया, क्योंकि 2010 के बीच से 2014 के बीच में मीडिया भी स्वतंत्र था, तो लोगों में मिसकंसेप्शन बन गया कि कांग्रेस करप्ट पार्टी है, जबकि कांग्रेस करप्ट पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया तो सारे के सारे घोटाले उजागर होने लगे तो तुमको ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा करप्शन है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। उतना भी करप्शन नहीं था, पिछली सरकार में भी उतना ही था जितना उसमें था, ठीक है ना। पर राइट टू इन्फॉर्मेशन ला देने से क्या हुआ? वो खुलने लगी इन्फॉर्मेशन, लोगों को अधिकार मिलने लगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी, तो करप्शन स्कैंडल ज्यादा खुलने लगे। इसलिए मनमोहन सिंह के राज में खूब करप्शन स्कैंडल खुले, और इसका कोई बचाव भी नहीं कर पाई कांग्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ से और वोट माइनस, करप्ट पार्टी बोल के वोट माइनस। फिर कट्टर हिंदुत्ववादी ने उसमें और सोशल मीडिया के थ्रू बार भरना शुरू किया कि मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो और वोट माइनस, ठीक है ना। और वोट माइनस देखो कितने 6 माइनस लगा दिए मैंने, इसलिए कांग्रेस हारती है, ठीक है ना। फिर कांग्रेस जो है आर्टिकल 370 की तरह कोई रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं करती, ठीक है ना। आर्टिकल 370 क्या था? रिलीजियस पोलराइजेशन का तरीका था। कश्मीर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, कश्मीर को परेशान करोगे तो मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, इसी भारत बाकी के भारत में इमेज जाती है। कश्मीर को परेशान करोगे 370 हटा के तो बाकी के भारत में क्या इमेज जाती है कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। तो कट्टर हिंदू खुश होता है तो बीजेपी को वोट देता है। और जो हेट है, मोहब्बत कभी भी ज्यादा नहीं बिकती, नफरत ज्यादा बिकती है मार्केट में, कभी देखना। तो यहाँ से और कांग्रेस का वोट माइनस, ठीक है ना। फिर ये करप्शन स्कैंडल्स के कारण और वोट माइनस, ठीक है ना। लोगों का अधिकार देने के कारण और वोट माइनस, ठीक है।
क्योंकि लोगों को जितना अधिकार दोगे लोग आंख पे चढ़ते हैं, लोग आंख पे चढ़ते हैं क्योंकि लोग अपनी फ्रीडम को एज ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन मैं तो ब्यूरोक्रेसी में 2012-11 में कुछ भी लिख के आता था, एंटी मनमोहन सिंह भी लिख के आता था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार बोलती थी कि ये ब्यूरोक्रेट का अधिकार है कि वो हमसे डिसएग्री करे। 2004 में मनमोहन सिंह गए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां उनको काले झंडे दिखाए गए थे। जब काले झंडे दिखाए गए मनमोहन सिंह को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह ने कहा था कि आई विल डिफेंड टिल द डेथ योर राइट टू अपोज। लेकिन आपके प्रोटेस्ट करने के राइट को, आपके अपोज करने के राइट को मैं अपनी मौत तक के, मैं अपनी मौत होते तक उसका उसे देखना चाहता हूं। मतलब आपके राइट टू प्रोटेस्ट कभी मैं अपोज नहीं करूंगा चाहे मेरी मौत हो जाए, ठीक है ना। और आज देखो मोदी जी तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ बोल देता है कुछ, ठीक है ना। तो मोदी जी के वोट बढ़ते जाते हैं और कांग्रेस जो है बिल्कुल इनको अपोज करने का अधिकार बोलती जाती है, तो उल्टा वोट माइनस होते जाते हैं, क्योंकि 56 इंच का सीना नहीं दिखता उसमें, ठीक है ना। तो उसमें 56 इंच का सीना नहीं दिखता ना। हालांकि बहादुरी वही है कि तुम फालतूगिरी मत करो, बयानबाजी मत करो, काम करो, वो सही है, ठीक है ना। तीन सारे फैक्टर से माइनस माइनस होते जा रहे हैं। 2008 में इकोनॉमिक स्लोडाउन था, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, इतना अच्छा संभाला था अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने कि पूछो मत, ठीक है ना। 70 क्या बोलते हैं 50 रुपए, $1 50 रुपए का था, ठीक है ना। एक डॉलर जो होता था ना, वो कितना था? 50 रुपए का होता था 2005 में, ठीक है। इतनी अच्छी हो गई थी इंडिया की व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, $1 38 रुपए का हो गया था 2008 में। इतने अच्छे से इकोनॉमी को संभाला था मनमोहन सिंह ने। लेकिन इसका प्रचार कभी किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस ने कभी इसका प्रचार किया क्या? नहीं किया, ठीक है ना। उसने प्रचार पे खर्चा ही नहीं किया सफिशिएंट, तो उससे क्या हुआ? प्रचार ही नहीं किया चूंकि, तो उससे हुआ क्या? लोगों को ये फैक्ट पता ही नहीं चला कि 50 रुपए 38 रुपए का हो गया 2005 से 2008 के बीच। उसको केवल इतना ध्यान में रहा कि 2013 में यही रुपया जो है 48 हो गया था, ठीक है ना। ये उसको याद रहा और इसी बात में मोदी जी ने घेरा, तो वोट और माइनस हो गया। समझ में आ रही है ना बात? फिर रेलवे की टिकटें, भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे की टिकटें 2009 में कम हुई थी। भारत के इतिहास में पहली बार रेलवे की टिकटें बढ़ने के बजाय कम हुई थी 2009 में। लेकिन थैंक यू मनमोहन सिंह जी, थैंक यू मनमोहन सिंह जी के पोस्टर नहीं लगाए, थैंक यू मनमोहन सिंह जी के पोस्टर नहीं लगाए, विज्ञापन नहीं दिया, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि रेलवे की टिकटें कम हुई है। जिन एक दो लोगों ने टिकट खरीदते देख के ऑब्जर्वेशन किया, उनको केवल पता लगा, ठीक है। बाकी लोगों को पता ही नहीं लगा, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया। तो क्या हुआ? प्रचार प्रसार ही नहीं किया, तो लोगों को पता ही नहीं चला, तो और वोट माइनस, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि क्या है भाई, वो तो ये पार्टी तो क्या कर रही है हमको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ये तो हमको बताती ही नहीं, संवाद ही नहीं करती हमसे, ठीक है। फिर जो है एंटी सिख राइट्स हुए थे राजीव गांधी के आने के पहले, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स हुए, तो एंटी सिख राइट्स हुए तो और माइनस हो गए वोट्स, और माइनस हो गए। क्यों माइनस हो गए? एंटी सिख राइट्स हुए इसलिए सिख नाराज हो गए। एंटी सिख राइट्स में राजीव गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेस के कई सारे नेता इन्वॉल्व थे 1984 के एंटी सिख राइट्स में, ठीक है। जो सिख नरसंहार हुआ था 1984 में, उसमें कांग्रेस के नेहरू गांधी फैमिली का हाथ नहीं था, उसमें हाथ किसका था? हाथ था जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ऐसे लोगों का हाथ था, ठीक है ना। लेकिन उन लोगों को बाद में टिकट भी नहीं दिया कांग्रेस ने, सज्जन कुमार को तो सजा भी हो गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो गई, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस ने कभी जस्टिस हमने दिला दिया, सज्जन कुमार को सजा दिला, कैसा ढिंडोरा नहीं पीटा, तो वोट और माइनस, क्योंकि इसका ढिंडोरा पीटते कि सज्जन कुमार को हमारे सीबीआई ने, राहुल गांधी के सीबीआई ने सज्जन कुमार को सजा दिलवा दी है एंटी सिख राइट्स में, इसका प्रचार करते तो थोड़ा बहुत सिख जो है खुश हो सकता था, पर इसका प्रचार ही नहीं किया। सीबीआई ने इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया था, इसका प्रचार ही नहीं हुआ। इसका प्रचार ही नहीं हुआ तो सिख नाराज का नाराज रह गया, उसने बोला कि जस्टिस सर्व ही नहीं हुआ मुझे, और वोट माइनस, ठीक है। इतने सारे माइनस लगते जा रहे देखो अभी, ठीक है ना। और वोट माइनस, मैं एग्जांपल देते जा रहा हूं, देखो। फिर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो वेव्स तो आती है, वो उन्होंने ऐसे सहज कह दिया था, सहज कह दिया था मतलब ऐसे स्वाभाविक रूप से कह दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो भाई तरंगे तो आती ही है, तरंगे तो आती ही है, ऐसा कह दिया था उन्होंने राजीव गांधी ने। तो लोगों ने क्या मिस इंटरप्रेट किया कि ये सिख नरसंहार को सही ठहरा रहा है और वोट माइनस, ठीक है। अब हम सिखों के खिलाफ नहीं है ये दिखाने के लिए, हम सिखों के खिलाफ नहीं है ये दिखाने के लिए मनमोहन सिंह को बिठाला 2004 में, सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने 2004 में मनमोहन सिंह को बिठाला, क्यों बिठाला? हम सिखों के खिलाफ नहीं है बताने के लिए, हम सिखों को चाहते हैं ये दिखाने के लिए। लेकिन उसको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बता दिया, क्योंकि नेहरू गांधी फैमिली का चमचा है, ऐसा प्रचार किया गया, उसका काउंटर कांग्रेस नहीं कर पाई, उसका काउंटर कांग्रेस नहीं कर पाई, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की छवि ज्यादा बरकरार रही, तो माइनस हो गया और माइनस हो गया। देखो कितने सारे माइनस लगते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। इन सब कारणों से कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया। समझ में आ रही है बात मेरी? ऐसी बात। तो थैंक यू वेरी मच, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में बताया, शॉर्ट में निपटाया बात का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए शॉर्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।